हेलो एवरीवन, यूपीएससी प्रीलिम बूस्टर करंट अफेयर्स सीरीज में आपका स्वागत है। आज है 9 नवंबर 2024। आज हम देखेंगे कौन कौन से आर्टिकल पीआईबी, द हिंदू न्यूज़पेपर के साथ साथ अदर करंट अफेयर्स की मैगजीन और न्यूज़पेपर में इम्पोर्टेंट रहे हैं। आज का जो हमारा पहला आर्टिकल है वो है एरिन एपी के बारे में। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसको मैं आपको कवर कराऊं, आपको पीछे की एक बात याद करा दूं। आपने पीछे एक करंट अफेयर्स की क्लास में आज से 2 दिन पहले एक प्लेटफॉर्म पढ़ा होगा जिसका नाम था ई ब्रेकरे, ठीक है। और इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जितनी भी संपत्तियाँ होती हैं उनको नीलाम किया जाता है। किसके लिए नीलाम किया जाता है? क्योंकि जो लोग पैसा नहीं चुका पाते, ठीक है। तो ये पोर्टल जो था ये था देश के लेवल पे। ये जो पोर्टल है एरिन एपी, ये किससे रिलेटेड है? ये है पूरी एशिया रीजन से रिलेटेड, ठीक है। लेकिन ये पोर्टल नहीं है, ये एक संस्था है। समझ गए? कहने का मतलब इसकी लिंकिंग इसी से है, ठीक। एरिन एपी ये किसको देखता है? एशिया रीजन को। लेकिन इससे भी बड़ी एक बॉडी है जिसका नाम है कारिन, आगे आपको पढ़ाएंगे, CARIN। ये किस चीज़ को देखती? ये देखती ग्लोबल लेवल पे। क्लियर हो गई बातें? मतलब एरिन जो है वो है एशिया रीजन में जितनी भी संपत्तियां, खासतौर पे वो लोग जो करप्ट लोग हैं, जो भगौड़े लोग हैं, है ना, विजय माल्या सरीखे लोग या नीरव मोदी सरीखे लोग, तो अगर ये लोग एशिया रीजन में भागते हैं, ठीक है, तो इसके लिए ये एरिन एपी आएगी। क्लियर? या इनकी जितनी पर संपत्ति एशिया रीजन में होगी उसको पूरी तरीके से ये बॉडी शेयर करेगी, डाटा वगैरह भारत के साथ में। भारत के साथ में क्यों शेयर करेगी? क्योंकि भारत अब इसका सदस्य हो गया है। क्लियर हो गई बातें? कारिन जो है ये ग्लोबल लेवल पे, मतलब यूरोप के जितने भी देश हैं, जैसे आप देखते होगे ना कि कोई लंदन भाग गया, है ना, कोई स्विट्जरलैंड भाग गया, कोई कहीं भाग गया, तो कारिन में क्या खूबी है कि कारिन का भारत सदस्य नहीं है, इसलिए ये अभी जानकारी हमको नहीं देती है। दोनों का डिफरेंस समझ गए? आगे मैं आपको इन चीज़ों को पढ़ाऊंगा। तो अभी के लिए इतना जान लो कि ये एरिन एपी जो है ये एक बॉडी है, ठीक है, एसेट रिकवरी की। एसेट का मतलब जो परिसंपत्तियाँ होती हैं, जो कई सारे लोगों ने, मान लो किसी ने फिलीपींस में परचेज कर रखी है, किसी ने म्यांमार में परचेज कर रखी है, श्रीलंका में, मालदीव में, ठीक है, तो यहाँ की पूरी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी या कहें उसकी जानकारी उस देश की सरकार को दी जाएगी। क्लियर हो गई बातें? हाँ सर, क्लियर हो गई। तो यही चर्चा में है कि प्रवर्तन निर्देशालय जो भारत का है, ईडी, ठीक है, उसने भारत को एसेट रिकवरी इंटर एजेंसी नेटवर्क एशिया पैसिफिक की संचालन समिति में शामिल कर लिया गया, मतलब उसको, ठीक है। वर्ष 2026 से एरिन एपी की अध्यक्षता करने के साथ इस नेटवर्क की आम बैठक में भी भारत क्या करेगा? मेजबानी करेगा। तो क्वेश्चन आ सकता है कि क्या भारत एरिन एपी का सदस्य है? आप कहोगे है। क्या भारत कारिन का सदस्य? नहीं है, ठीक है। ये क्या काम करती? यही सारी चीज़ें कि G20 ढांचे के अंतर्गत भारत की प्राथमिकताओं के अनुरूप भगोड़े जितने अपराधी, भगोड़े अपराधी उनको कहा जाता है जिन्होंने 100 करोड़ की संपत्ति का भारत में घोटाला किया, ठीक है, और भाग जाते हैं, से निपटने और संपत्ति की वसूली के 9 सूत्री एजेंडे के संदर्भ में, ठीक है। अब एरिन एपी क्या है? एशिया प्रशांत क्षेत्र में ये व्यक्तियों, कंपनियों और परिसंपत्तियों के बारे में सूचना का आदान प्रदान करती है। आपने पीछे मैंने पढ़ाया था ना सेल कंपनी को लेकर, तो जैसे सेल कंपनियां होती हैं, ठीक है, वैसे ही कई सारे लोग क्या करते हैं, मालदीव में प्लाट खरीद लिए या फिलीपींस में खरीद लिए या म्यांमार में संपत्ति खरीद लिए, भारत को नहीं पता चल पाता है, और वहाँ क्या करते हैं, ब्लैक मनी अपना इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। तो ये एरिन एपी जो है एसेट रिकवरी इंटर एजेंसी नेटवर्क एशिया पैसिफिक की, ये यहाँ की सूचनाएं भारत को देगी। क्लियर हो गई बातें? ये साथ ही क्या करेगी, जितनी भी गैर कानूनी गतिविधियां हैं उनका पता लगाएगी और लोगों को, भारत सरकार को या जितनी भी देशों की सरकारें इससे जुड़ी हैं उनको शेयर करेगी, ठीक। ये जो एरिन एपी है ये ग्लोबल कैमेडन एसेट रिकवरी इंटर एजेंसी नेटवर्क की सदस्य है। ध्यान से सुनना, भारत सदस्य है एरिन एपी का, और एरिन एपी जो सदस्य है वो कारिन की है। और कारिन जो है इसमें कई सारे संगठन और कई सारे देश शामिल हैं, खासतौर पे यूरोपीय संघ के जो देश हैं, लेकिन भारत इसमें शामिल नहीं है। क्लियर हो गई बातें?
ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय यूएनओडीसी और कारिन जैसे संगठनों के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क का निर्माण करना। मतलब इसका यही है कि पूरे देश और दुनिया में करप्शन को समाप्त किया जाए। हर देश की सरकार को सजगतापूर्वक बताया जाए कि कौन सा अपराध कहाँ पे हो रहा है। ठीक, कितने सदस्य हैं? 28 सदस्य हैं और 9 ऑब्जर्वर स्टेटस हैं। ठीक है, भारत अब इसका सदस्य बन चुका है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? इसका हेडक्वार्टर कोरियाई सर्वोच्च अभियोजक कार्यालय के द्वारा संभाला जाता है। बाकी आपको नहीं याद रखना है। क्लियर हो गई बातें? हाँ सर, क्लियर हो गई। अगला यहाँ पे क्या है? वही परिसंपत्तियों की वसूली कैसे होती है। ये तो बेसिक चीज़ें हैं, है ना, कि पैसा, ये आपसे पूछेगा नहीं कि परिसंपत्तियों की कैसे वसूली होगी। परिसंपत्ति का मतलब क्या है कि संपत्तियां, है ना, संपत्ति का मतलब होता है जो हमारा ज़मीन जायदाद ये हैं। परिसंपत्ति का मतलब ओवरऑल पूरी जितनी संपत्ति है पूरे विश्व में जहाँ जहाँ फैला रखे हो, है ना। मुझे नहीं लगता कि आप में शायद कोई ऐसा व्यक्ति अभी इस क्लास को देख रहा होगा जिसकी संपत्तियां स्विट्जरलैंड, है ना, फिलीपींस, मनीला, यहाँ वहाँ पड़ी होंगी। क्योंकि अगर संपत्ति होती तो आप ये हमारी क्लास और आईएएस पीसीएस बनने का सपना थोड़ा ना देख रहे होते। आपके खुद ही पीछे आईएएस आईपीएस होते, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये ऐसी चीज़ें हैं। अब बात आती है यूएनसीएसी के बारे में। यूएनसीएसी का मतलब क्या होता है? यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन। ठीक है, तो ये उस चीज़ को भी ध्यान में रखती है कि जो लोग अवैध तरीक़ों से संपत्तियों को खरीदे हैं उसकी पूरी जानकारी दी जाए। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय नीति एजेंडे में परिसंपत्ति वसूली को दृढ़तापूर्वक स्थापित किया जाए। ये पूछेगा नहीं, बस पढ़ लो कि परिसंपत्ति की वसूली होती कैसे। मैं देखो इन चीज़ों को डिलीट करना चाहता हूँ। जब भी मैं पीडीएफ ये बनाता हूँ तो मेरा मन होता है कि मैं इनको डिलीट कर दूँ। फिर एक मन होता है कि कई सारे ऐसे भी बच्चे होंगे जिनको एसेट का मतलब ही नहीं आता होगा, इसलिए मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। ठीक है, एक बात और बतानी है। आपने अभी जितनी पिछली क्लासेस कवर की होंगी उसमें आपको फ़ॉन्ट की दिक्कत आ रही थी। मतलब ये जो शब्द थे ये छोटे छोटे दिख रहे थे, अब आपको ये शब्द काफ़ी बड़े दिख रहे होंगे। ठीक है, वास्तव में क्या था कि पीछे की जो क्लासेस थी, कह सकते हो ना कि कभी कभी मास्टर पगला जाता है। पगला ऐसे जाता है कि देखो मेरा जो लैपटॉप है वो काफ़ी बड़ा है तो मुझे हर चीज़ बड़ी बड़ी दिखती है। ठीक, मोबाइल जो है उसमें भी बड़ा बड़ा दिखता है। लेकिन आप में से कई सारे बच्चों से जब मैंने पूछा कि क्लासेस में कमी क्या, फ़ॉन्ट में कोई दिक्कत तो नहीं है, तो शुरू में तो सबने हाँ बोला, सब ठीक है सब ठीक है। बीच में एक देवी जी ने कहा कि नहीं सर फ़ॉन्ट में दिक्कत है। ठीक है, अब देखो होता क्या है कि जब भी आपको दिक्कत लगे कहीं पे भी, इसीलिए तो हम हर व्यक्ति से कमेंट पूछते हैं, हर व्यक्ति से कहते हैं कि आप रिव्यू हमको दो। तो जिसको दिक्कत लगे वो मैसेज किया करे तुरंत। ये नहीं कि आपको एडजस्ट करना है। हमारी पूरी कोशिश होगी कि अगर हमसे समाधान हो सकेगा तो हम समाधान कर देंगे। हालांकि अब हमें इसमें दो चीज़ों की दिक्कत है। दो चीज़ों की दिक्कत कैसे? कि अभी हम यहाँ पे जिस फॉन्ट का यूज कर रहे हैं, ठीक है, उसका साइज अलग है, और जब आपकी मैगज़ीन आएगी तो उसमें हमें इसको फिर से छोटा करना पड़ेगा। क्योंकि मैगज़ीन में अगर इतना बड़ा फॉन्ट लगा देंगे तो 100 पेज की जो मैगज़ीन है ना वो 300 पेज की बन जाएगी। अभी तो क्योंकि स्लाइड में काम हो रहा है। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ है कि फ़ॉन्ट बड़ा करने से नुकसान उन बच्चों का भी है जो पीडीएफ जो 10-10 पेज की ये हैं इनका प्रिंट निकलवाते हैं। तो यदि आप पीडीएफ निकलवा रहे हो तो मत निकलवाना, क्योंकि ऑलरेडी हम इसको मंथली कंपाइल करके मैगज़ीन के रूप में आपको देंगे। ठीक है, और वैसे भी मैंने आपसे कह रखा है कि आप इस क्लास को सुनने के दौरान ही नोट्स बनाइए, तो आपका अपने आप में 3 से 4 पेज में सिनॉप्सिस टाइप का नोट्स बन जाया करेगा। फालतू की लाइन आपके पास नहीं होंगी, क्विक रिवीजन हो जाया करेगा। आपने पीछे की अभी तक की 8 दिन की क्लास की होंगी तो आपको खुद ही पता है मैक्सिमम 30 पेज के अंदर आपका पूरा नोट्स बन गया होगा, और वो आपको ईजी है रिवाइज करना। ठीक है, वो आपके हाथ से लिखे हुए हैं, तो इसलिए खुद का नोट्स बनाइए। ठीक है, तो वैसे हमने फ़ॉन्ट अब ठीक कर दिया है। अभी भी अगर किसी को दिक्कत हो तो भाई बता देना, है ना। वैसे अब दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि हमने फ़ॉन्ट बड़ा किया है। रही बात कई सारे बच्चों की कि क्विज में भी फ़ॉन्ट बड़ा कर दो, तो उसमें पॉसिबल देखो नहीं है। उसमें भी जितना है वो हाईएस्ट है, क्योंकि क्विज के लिए हमें केवल इतनी ही स्लाइड मिलती है। ठीक है, इसमें तो है कि हम नीचे तक जा सकते हैं। क्लियर हो गई बातें। अब ईडी क्या है आपको पता है कि भारत की एक संस्था है जो वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अंतर्गत आती है, और आप इसका चुनावों के दौरान जिक्र सुनते रहते हो कि ये जो भी पैसा ऊट पटांग ढंग से लोगों ने कमा रखा है, संपत्तियां कमा रखी हैं, उसके अंतर्गत ये जांच करती है। ठीक है, बाकी आपको नहीं याद रखना है। अब बात आती है उसी कारिन के बारे में।
जो मैंने आपको बताया कि ग्लोबल कैमेटन एसेट रिकवरी इंटर एजेंसी नेटवर्क, मुझे एक चीज़ ये नहीं समझ में आ रही कि इस निमोनिक्स में ग्लोबल को यहाँ पे कहाँ इन्होंने रखा है ना, कहीं जी बना है, नहीं बना है। तो कई बार क्या होता है ना, जो निमोनिक्स होते हैं उनमें बड़ी दिक्कत हो, निमोनिक्स इनको बोलते हैं, जो इस शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया गया ना, इसको निमोनिक्स बोलते हैं, ठीक है। बाकी आपको नहीं याद रखना है, ठीक है। ये क्या है, ये चीज़ें मैंने आपको बता दी, ठीक। अब यहाँ पे बात आती है इसका काम क्या होगा, वही पर संपत्ति वसूली करना, फ्रीज करना, उसको लॉक कर देना, जब्ती, वसूल लेना, प्रबंधन, मैनेज करना, साझा करना, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, हेग के यूरोपोल। क्वेश्चन इस पे आ सकता है। देखो, एरिन एपी तो आपको सबको ही पढ़ाएगा, लेकिन कारिन कोई नहीं पढ़ाएगा, तो आपको दे देगा कारिन और दे देगा हाल ही में भारत इसका सदस्य बना। तो आपके दिमाग में रिन रिन तो चल रहा है, लेकिन ये नहीं चल रहा है कि एरिन है कि कारिन है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना और यहाँ लिख लेना लाइन, आप जब भी पढ़ो कि वर्तमान में 61 इसके मेंबर तो हैं, 27 यूरोपीय संघ के और 13 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के, बट भारत इसका सदस्य नहीं है। अब मैं फिर से बता रहा हूँ, देखो मैंने भी तो इसमें नहीं लिखा है ना कि भारत सदस्य है कि नहीं। तो सोचो, जब मैंने नहीं लिखा है, अन्य कोई संस्थान नहीं लिखेगा, तो यूपीएससी इसी पे तो नज़र रखेगी कि भैया बताओ कि भारत सदस्य है कि नहीं है। तो आप कहोगे सर हमने तो पढ़ा ही नहीं था कहीं पे, तो इसलिए मैंने लिखा दिया। तो लिख लेना यहाँ नीचे कि भारत सदस्य नहीं है, ठीक। बाकी ये एरिन जो है वो इसके सदस्य है। काम क्या करता है, इसका वित्त पोषण यूरोपीय संघ के द्वारा, यूरोपीय यूनियन के द्वारा किया जाता है, ठीक है। कार्यप्रणाली, ये चीज़ें आपसे नहीं पूछी जाएंगी तो आपको याद नहीं रखना है, ठीक है। भगोड़ा अपराधी क्या ऑलरेडी मैंने बता रखा, 100 करोड़ से कम हो, ठीक। अगला हमारा आर्टिकल है कोल इंडिया लिमिटेड के बारे में। देखो, इस बॉडी पे क्वेश्चन आए या ना आए ये मुझे नहीं पता, ठीक, लेकिन कोयले से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जा सकता है। आप में से जिन बच्चों ने पीछे क्लास कर रखी उनको मैंने हसदेव अरण्य के बारे में पढ़ाया था, है ना। आज वो थोड़ा सा यहाँ पे लिंक होगा, ठीक। जंगलों को लेकर मैंने आपको बताया था क्यों कटाई हो रही, क्योंकि वहाँ पे कोल की माइंस मिली है, ठीक है, और उसी का विरोध हो रहा है। मुझे एक चीज़ इस पिक्चर में नहीं समझ में आ रही कि 1905 क्यों लिखा है, क्योंकि जो कोल इंडिया है उसका गठन कब किया गया था, उसका गठन 1971 में, क्योंकि 50वां इसका स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। तो आप लोग ये मुझे बता सकते हो तो भाई कमेंट बॉक्स में बता दो कि इसमें 1905 ऊपर क्यों लिखा हुआ है इस दरवाजे के, ठीक है। खैर, बताना बता देना, नहीं कोई ज़रूरी नहीं है। तो कोल इंडिया लिमिटेड अपना 50वां बर्थडे मना रही है, ठीक है। कब इसकी स्थापना हुई थी, 1971 में। ये करती क्या है, नॉन कोकिंग खानों की शीर्ष होल्डिंग कंपनी के रूप में हुई थी। अब आपके दिमाग में आया होगा कि नॉन कोकिंग क्या है और कोकिंग क्या है। तो कोकिंग का मतलब, कोकिंग जो कोल होता है, ठीक है, कोकिंग कोल क्या होता है, ये अच्छी गुणवत्ता वाला कोल होता है, मतलब इसकी क्वालिटी अच्छी होती है। क्वालिटी अच्छी होने का मतलब इसमें राख बहुत ही नाम मात्र की निकलेगी और इसकी जो ज्वलन क्षमता है वो काफ़ी अच्छी होती है। तो इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, स्टील बनाने में, मतलब लोहे को गलाने में, ठीक है। तो कोकिंग कोल का यूज किया जाता है स्टील में, अच्छी गुणवत्ता का कोला होता है। और जो नॉन कोकिंग कोल होता है, ठीक है, नॉन कोकिंग कोल, ये उतनी अच्छी गुणवत्ता का कोल नहीं होता है, तो इसलिए इसका उपयोग हम करते हैं बिजली उत्पादन में, कह सकते हो थर्मल पावर रिएक्टर में। साथ ही इसकी जितनी भी औद्योगिक गतिविधियां छोटी मोटी, जैसे कांच के उद्योग में, रसायन के उद्योग में, उर्वरकों के निर्माण के उद्योग में, यहाँ किया जाता है, क्योंकि इसमें राख बहुत ज़्यादा होती है और उस राख का हम लोग क्या करते हैं, बाद में ईंटें बनाते हैं, या जो हाईवेज वगैरह होते हैं, गड्ढे वगैरह होते हैं, उनके भराव में काम आते हैं, है ना। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो कोकिंग और नॉन कोकिंग का डिफरेंस पता चल गया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, कोलकाता में, कोयला मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है। ये सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी है। सरकारी स्वामित्व का मतलब कि 51% हिस्सेदारी इसमें सरकार की है, ठीक। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। आपने देखा होगा ना, आता है कोल बेच दिया, पोर्ट बेच दिया अडानी को, है ना। तो ये चीज़ें पता हो। 1975 में की गई थी, जो कि विश्व की सबसे बड़ी कोयला उत्पादक खनन कंपनी है। संगठन में कौन होगा कौन नहीं होगा आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, आपको नहीं याद रखना है। सामरिक इसका महत्व क्या, बस इतना याद रखो कि 78% आपूर्ति करता है। विद्युत क्षमता का आधे से अधिक हिस्सा कोयला आधारित है, आपको पता है कि भारत में। अभी एक क्वेश्चन इस पे एक और बनेगा कि वर्तमान में भारत में
जो एनर्जी है वो किन किन सेक्टर से आ रही है, मतलब सोलर एनर्जी से कितनी आती है, विंड से कितनी आती है, हाइड्रो मतलब जल से कितनी आती है, कोयले से कितनी होती है, तो उसका मैंने आपको मैप आगे दिया हुआ है, तो सीक्वेंसिंग में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, बाकी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। निगाही परियोजना क्या है, तो ये देख लेना कि निगाही जो परियोजना है वो 50 मेगावाट के सौर ऊर्जा संयंत्र के विकास के घोषणा से संबंधित है। ठीक है, बाकी आपको नहीं याद रखना है। सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम मतलब पब्लिक सेक्टर जो यूनिट होती है उसका क्या मतलब है। पब्लिक सेक्टर यूनिट महारत्न का दर्जा दिए जाने हेतु विचार किए जाने के पात्र होते हैं। ठीक है, उसे ही नवरत्न का दर्जा प्राप्त है, वो भारतीय स्टॉक, ये कुछ नहीं याद रखना, नवरत्न महारत्न मत याद रखना, है ना, पागल हो जाओगे, बहुत डाटा है इसमें। ठीक, चलिए बात करते हैं भारत में कोयला क्षेत्र के बारे में। तो आपको पता है कि आज़ादी के पहले 1774 में दामोदर नदी के रानीगंज में कोयला क्षेत्र की मतलब खोज की गई थी। भाप के इंजन के कारण इसकी डिमांड बढ़ी। आज़ादी के बाद 1956 में राष्ट्रीय कोयला विकास निगम का गठन किया गया। फिर कोयला की खदानों का राष्ट्रीयकरण किया गया, मतलब सरकार ने उनको अपने कब्जे में लिया। ठीक है, सरकार का उसमें कंट्रोल हुआ। ठीक, तो 1973 में गैर कोकिंग या कहें नॉन कोकिंग कोयला खदानें स्थापित की गई। किस लिए, यही बिजली उत्पादन और इन सारे उर्वरकों के लिए। बाकी ये डाटा आपको नहीं याद रखना है, इस डाटा को आप छोड़ दो, आयात को आप यहाँ पे छोड़ दो। ठीक है, आपको बस इतना याद रखना कि कहाँ कहाँ से हम आयात करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जो कोकिंग कोल है, जो अच्छा कोयला है, इसको हम कनाडा से, ठीक है, यूएसए से और ऑस्ट्रेलिया से आयात करते हैं। इवन नॉन कोकिंग कोल हम इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, रशिया, है ना, इन सारे देशों से आयात करते हैं। बाकी आपको यहाँ पे याद नहीं रखना है। क्लियर हो गई बातें। अब आपको ये मैप एक बार देख लेना है कि कहाँ कहाँ पर भारत की कोयला खदानें हैं। तो देखो, इस मैप को देखने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। क्या तरीका है, जैसे आपने मैप देखा तो आपको पता है कि मैप यहाँ तक कोयला की खदानें हैं। ठीक है, यहाँ तक, या कह सकते हो इस रीजन तक। ठीक, तो इस रीजन का मतलब क्या हुआ कि ये गोंडवाना जो क्षेत्र होता है, ठीक है, वहाँ का क्षेत्र है। ठीक, तो ये चीज़ ध्यान रखना, मतलब ऊपर कोयला की खदानें यहाँ पे नहीं हैं। राजस्थान में आपको दे दे कि कोयला की खदान मिली है, हरियाणा में मिली है, तो ये आपकी मूर्खता है कि आप टिक लगा के आए। ठीक, तो आपको पता है कि वर्धा में है, आदिलाबाद वारंगल मतलब तेलंगाना में है, कोडप्पा आंध्र प्रदेश, गोदावरी वैली, ठीक है, बोकारो, झाना, रानीगंज। ठीक है, ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। इसलिए कोरबा छत्तीसगढ़ में। ठीक, तो यहाँ पे ऐसे मैपिंग देखी जाती है। बाकी आपको नहीं याद रखना है। अब यहाँ पे आता है कि कोयला का जो वर्गीकरण है, तो आप भी जानते हो एंथ्रासाइट कोयला सबसे अच्छी क्वालिटी का होता है, बिटुमिनस उससे कम क्वालिटी का होता है, लिग्नाइट उससे कम होता है, पीट उससे कम। इसमें बस इतना ही याद रखना है सीक्वेंसिंग को। ठीक है, कि सबसे बेहतरीन कोयला कौन, एंथ्रासाइट, कम कौन, बिटुमिनस, उससे कम लिग्नाइट, फिर उससे कम पीट। क्या क्या डिफरेंस है आप ये चीज़ें पढ़ लो, ये बेसिक है। इसमें मैं क्या फैक्ट आपको बताऊं कि नीली लौ है कि पीली लौ है कि हरी लौ है ना। अब ये मैप इंपॉर्टेंट है, इसको आप लिख लो। ठीक है, इसको आप सीक्वेंसिंग में लिख लो कि भारत में जो एनर्जी है टोटल कैसे आती है। तो आपको सीक्वेंसिंग में क्या लिखना, थर्मल। ठीक है, थर्मल, और यहाँ पे लिख लो 60% ऐसे नीचे। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखो दूसरे नंबर पे थर्मल के बाद क्या है, सोलर, है ना, और स्लैश करके लिख लो हाइड्रो, क्योंकि दोनों बराबर हैं। ठीक है, 12% ठीक है, फिर लिखो विंड। ठीक, ये कितनी है, 10%। ठीक है, फिर है बायो पावर। ठीक है, ये 3%, और फिर है न्यूक्लियर और स्मॉल हाइड्रो पावर। ठीक है, 2%। ठीक, तो 60 ये हो गई, 24 ये हो गई, 60 20 80 4 84 और 10 94 और 3 97 2 99 2 101, मतलब दोनों का मिला के कहने का मतलब। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो। बाकी आपको नहीं याद रखना है। ठीक, अब अगला आर्टिकल है माउंट लेवोटोबी ज्वालामुखी। आपसे क्वेश्चन इतना नहीं पूछेगा, आपसे बस इतना पूछ सकता है कहाँ पे है, तो इंडोनेशिया के फ्लोरेंस द्वीप में। तो फ्लोरेंस द्वीप कहाँ पे, इंडोनेशिया में। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको याद रखनी, बाकी इससे ज़्यादा आपको नहीं याद रखना कि इसका उद्गार कब हुआ कब नहीं हुआ, है ना, आपसे नहीं पूछा जाएगा। बाकी माउंट मेरापी के बारे में पता हो कि सुमात्रा में है। ठीक है, इससे ज़्यादा जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है वो है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, और इसमें भी जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, मैंने आपको यहाँ पे ये इंडेक्स दे रखी है। ठीक है, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का मतलब ये जो पैसिफिक रीजन में, ठीक है, जो पट्टी है, मैं इसको थोड़ा सा देखो,
ये वैसे अब हमारे यहाँ एक नई कलाकारी हो गई है कि जब भी आप पिक्चर पे क्लिक करोगे ना तो हमारी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ठीक, तो मैंने वही पिक्चर को क्लिक किया तो वेबसाइट ओपन हो गई PDF में। ठीक, तो ये मैं आपको खुद दिखाना चाहता हूँ कि ये पैसिफिक रिंग है। ठीक है, यहाँ पे चाइना और फिलीपींस ये सारे देश, इंडोनेशिया वगैरह, और इधर का आपका जो नॉर्थ और साउथ अमेरिका का वेस्टर्न पार्ट है। क्लियर हो गई बातें। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन आएगा, देखो हर कोई तो ये पढ़ रहा होगा कि पैसिफिक रिंग फायर क्या है क्या नहीं है। आपसे जो क्वेश्चन पूछेगा इनमें से देश कौन कौन शामिल हैं, तो ये देश आपको पता होना चाहिए कि पैसिफिक रिंग ऑफ फायर्स का कौन देश हिस्सा है कौन नहीं। तो पता हो, चिली है, इक्वाडोर है, पेरू है, मैक्सिको है, US है, फिलीपींस, जापान, रशिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड एंड अंटार्कटिका। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता हो। साथ ही यहाँ पे एक्टिव वोल्केनो है मौना लोआ, जो कि हवाई आइलैंड में वर्ल्ड का लार्जेस्ट, माउंट टेम्बोरा, ठीक है, इंडोनेशिया में लार्जेस्ट वोल्केनो एरप्शन हुआ था, और माउंट फ्यूजी जापान में। ठीक, तो बस इतने फैक्ट याद रखने, और इतने ही फैक्ट के चक्कर में आपके इस पागल मास्टर ने आपको ये मैप दिया था। ठीक है, और हमारा कोई उद्देश्य नहीं था, बाकी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ठीक, तो ये ना याद रखना कि प्लेट टेक्टोनिक है कि क्या है कि क्या नहीं, ये सब नहीं पूछा जाएगा। बस ये देश आपसे पूछे जा सकते हैं और ये एक्टिव वोल्केनो के बारे में। क्लियर हो गई बातें। बाकी आप यहाँ पे नजका प्लेट, जुडान, ये कुछ नहीं आएगा। मैंने देखा है बच्चे जब ज्योग्राफी पढ़ते हैं और शिक्षक जब ज्योग्राफी पढ़ाते हैं तो वो क्या करते हैं, ज्वालामुखी के प्रकार, कि सुंडाकार, धुआंकार, है ना, ऐसा वैसा, या भूकंप के प्रकार। अरे भैया, ज्योग्राफी ऑप्शनल थोड़ा ना पढ़ रहे हो, GS में आपसे पूछा जा रहा है, तो सामान्य जानकारी चाहिए। और बच्चा बना रहा होता है, बकायदा चित्र बना रहा होता है कि ऐसे ज्वालामुखी, ये गुबार, है ना, फिर एक ज्वालामुखी बनाएगा ऐसे सुस्त गुबार। इसी को कहते हैं पागलपंती, है ना। और मुझे गुस्सा आती टीचरों के ऊपर, क्योंकि आपका दायित्व है ना कि आप बच्चे को अपडेट होकर चीज़ें पढ़ाओ। ठीक, खैर अगला आर्टिकल अगला आर्टिकल है बाल्फोर घोषणा पत्र के बारे में। देखो इस पे तो क्वेश्चन आ भी सकता है, ठीक है, लेकिन इससे ज़्यादा जो आपसे क्वेश्चन आ सकता है वो है इजराइल के बारे में, इजराइल और आप पैलेस्टीन के संघर्ष के बारे में। ठीक, और उसमें भी कहानी नहीं पूछेगा, उसमें पूछेगा वो समझौते या वो संधियाँ, ठीक है, जिनके आधार पे इन लोगों के बीच युद्ध हुआ। जैसे आपने देखा होगा क्वेश्चन आया 2 स्टेट सोल्यूशन का संबंध किससे, ठीक है, क्वेश्चन आया है ओस्लो अकॉर्ड का संबंध किससे। तो ऐसे ही अब क्वेश्चन आ सकते हैं कि बाल्फोर घोषणा का संबंध किससे, अब्राहम समझौता का संबंध किससे, कैंप डेविड अकॉर्ड्स का संबंध किससे। ठीक है, 2 स्टेट सोल्यूशन तो आपको बता ही रखा है मैंने। तो ये सब के सब किससे हैं, इजराइल और पैलेस्टीन से। तो आप लिख सकते हो, लिख लो आप, है ना, यहाँ पे कि ओस्लो अकॉर्ड, ठीक है, ओस्लो अकॉर्ड्स, ठीक है, 2 स्टेट सोल्यूशन, 2 स्टेट सोल्यूशन, ठीक है, अब्राहम समझौता। बाकी मैं डिटेल में इनको पढ़ाऊंगा आगे, परेशान मत होना। ठीक है, अब्राहम समझौता, कैंप डेविड अकॉर्ड्स, कैंप डेविड अकॉर्ड्स, ठीक है, कैंप डेविड अकॉर्ड, इन सबका संबंध है इजराइल अरब पैलेस्टीन संघर्ष से। ऐसे लिख लो, जैसे ऐसे यहाँ पे ये कोष्टक लगा लो, लिख लो इजराइल अरब संघर्ष, इजराइल अरब पैलेस्टीन संघर्ष। तो सब में कॉमन हो जाएगा क्योंकि अब्राहम का संबंध अरब से है, अरब देशों से। ठीक है, तो ये चीज़ें क्लियर हो गई। अब बात करते हैं बाल्फोर भी यहाँ लिख सकते हो। ठीक है, बाल्फोर के बारे में, तो बाल्फोर घोषणा पत्र के 107 वर्ष हो गए हैं, 1917 में इसको जारी किया गया था। ठीक है, बाकी आपको नहीं याद रखना है। क्लियर, जो वहाँ के ब्रिटिश सचिव थे उनके नाम पे, बाल्फोर के नाम पे सारी चीज़ें एक्टिविटी की गई। ठीक, अब 1917 का टाइम आपको पता है ना, कौन सा टाइम पीरियड है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समापन के टाइम पीरियड है ना। ट्रीटी ऑफ वर्साई 1919 में आपको मिलती है, 1919 में। ठीक, अब बात करते हैं इस मैप के बारे में। मैप पे क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा देश सीमा बनाता है, कौन सा नहीं बनाता है। ठीक, तो जॉर्डन की सीमा लगती है, हाँ सर लगती है। इजिप्ट की लगती है सर। सीरिया की सीमा लगती है, बिल्कुल सर लगती है। गोलन हाइट्स कहाँ पे, इजराइल और सीरिया के बॉर्डर पे। लेबनान की सीमा लगती है, जी हाँ सर लगती है। गाजा स्ट्रिप कहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, क्या सऊदी अरब की सीमा इजराइल से लगती है, तो नहीं लगती है, ये ध्यान रखना। ठीक है, सऊदी अरब की जो सीमा वो इजराइल से नहीं लगती। ईरान की सीमा इजराइल से नहीं लगती। क्लियर हो गई बातें। आप में से कुछ बच्चों को लग रहा होगा ना सर लगती होगी, तो देखो ये है हमारा प्यारा भारत। यहाँ से हम वेस्ट में गए, इस वेस्ट रीजन में आए, तो ये देखो हमको, इसको पहले लाइट में डिम कर दूँ, ठीक है,
थोड़ा सा अंधेरा कर दें। हाँ, अब देखो ये सऊदी अरब है, ठीक है। ये सऊदी अरब की सीमा यहाँ तक लग रही ना जॉर्डन से यहाँ पे, तो ये तो दूरी हो गई ना दोनों, तो यहाँ पे तो नहीं लग रहा है, तो ये ध्यान रखना आप, ठीक। ये इराक है, इसकी भी सीमा इससे नहीं लग रही। सीरिया की सीमा जी हाँ लगती है, क्योंकि यहाँ पे गोलन हाइट्स है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो कि यहाँ पे सीमा लग रही। बाकी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। आजकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रीजन है ये, ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो उम्मीद है आज की क्लास आपको ये पसंद आई। ये सारी चीज़ें ज़्यादा याद मत रखना, ठीक है, आपसे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, ठीक। तो उम्मीद है आज की क्लास आपको पसंद आई। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। कल तो आपको पता है कि संडे है, संडे को क्लास ऑफ रहती है। मिलते हैं मंडे को, यानी कि 11 नवंबर को शाम 6 बजे। आपको देखो एक चीज़ बता दें, जो बच्चे नए हैं, ये क्लासेस मंडे टू सैटरडे चलती हैं, शाम को 6 बजे यूट्यूब पर ऑटोमेटिक पब्लिश हो जाती हैं, ठीक है। इनकी पीडीएफ यदि आपको चाहिए तो व्हाट्सएप पे भी मिल सकती है, टेलीग्राम चैनल जो श्री IAS एकेडमी का है उस पर भी मिल सकती है। लिंक सबकी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी, वहाँ से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। या कमेंट बॉक्स में आप बोलेंगे कि पीडीएफ चाहिए हमको इसकी, तो हम लिंक उसमें प्रोवाइड कर देंगे। आप उस लिंक के जरिए वहाँ पर पीडीएफ तक पहुँच सकते हैं, ठीक है। मेरी बातें समझ गए? जी हाँ सर, समझ गए। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।